हेलो त्रियन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए और आप बढ़िया होगे भी। तो यार सेकंड चैनल को आप लोग फॉलो सब्सक्राइब शेयर जो कुछ मार सकते हो मार दो। देखो जैसे हमारा पहला चैनल है वैसे ही दूसरे चैनल में भी सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि पहले चैनल पे तो वैसे भी काफ़ी सारी स्ट्राइक आ गई हैं। कहीं इसकी नैया डूब गई तो हम लोग का साथ ना छूट जाए, इसीलिए सेकंड चैनल में पहुंच जाना कि चाहे जैसा भी हो जैसी भी हालत में हो, आखिरकार हम लोग एक दूसरे से जुड़े तो रहेंगे। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ठीक है, साथ ही साथ जेड डायनेस्टी उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको भी देखते चलना है। और ऐसा है कि सोल लैंड 2 और BDTH भी उसमें चल रही है और आगे की जो अपकमिंग सीरीज होंगी वो भी उसी में आएंगी। तो जितना हो सके सपोर्ट बनाए रखना है। बवाल चीज है बे वो वाला चैनल भी, तुम जाके देखो तो सही। खैर तुम लोग जाके देख ही लोगे। तो चलो आते हैं इस एपिसोड पे। तो पहले बता देता हूँ, पिछला एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग था भाई। जहाँ हमने देखा था कि जो यान जेनी और साओलोंग को लेकर, मतलब दो लोगों को चूज कर लेता है, जेनी और साओलोंग, जो कि उसके छलों के टीम में थे। देन हमने देखा था जोयान 4 स्टार डाउडी के साथ फाइट करता है, उसको भी पेल देता है। बाकी सभी लोग जोयान के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हो जाते हैं और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बाद वो लोग निकल आते हैं जो क्लेन को जो जगह असाइन की गई थी उस जगह पर। उस जगह पे आने के बाद किंग हाओरान जब जेनी और साओलोंग को देखता है तो जोयान की तरफ कहता है, भाई 4 ही लेके आया, अबे 6 लाने थे, कंजूसी कर गया क्या वो बंदा? कहता है नहीं रे बाबा, ये जेनी और साओलोंग भी अपनी तरफ है। तो किंग हाओरान कहता है क्या क्या मांग के ले आया भाई, तुझे पता है किसे मांग के ले आया? जॉन कहता है अपन को सब पता है दोस्त। जब किंग मुयर जेनी को देखती है तो भाई तुमको तो पता है क्या होता है, दिल में आग लगती है और कुछ कुछ होता है। ऐसा क्या हर लड़की को होता है? खैर मैं तो लड़का हूँ, मुझे क्या ही पता कि होता है कि नहीं होता है। मैं भी जेलिसी तो यार नॉर्मल सा एक इमोशन है, तो हर किसी इंसान के अंदर होगा। जिसके बाद काफी सारे मामलों में डिस्कशन करने के बाद, खाना पीना दारू पीने के बाद, जो यान किंग हाओरान से गोश्त के बारे में पता करता है और वापस लौट आता है तो किंग मुयर उससे मिलती है जो काफी हड़बड़ाई हुई होती है। जिसके बाद यान कहता है भाई तू जा, मैं भी जा रहा हूँ आराम करने के लिए। लेकिन उनके बीच का कन्वर्सेशन थोड़ा सा रोमांटिक था। उसके बाद मैं बेशर्मी के साथ वो एपिसोड वहीं पे एंड कर देता हूँ। तो ये वाला एपिसोड भी घोर बेइज्जती के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मारा ना? बताओ मतलब तुम जैसे इंसान को क्या कहा जाता है? मतलब शर्म कर लो यार अपने ऊपर कम से कम थोड़ी सी। इतनी बार कहने के बाद तो भगवान आ जाते हैं, तुम लाइक नहीं कर रहे। खैर चलो मैं नोवेल तो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ फिर भी। निर्लज्ज प्राणियों। इस टाइम पे जॉन अपने रूम में होता है और वहाँ पे फ्लावर्स की स्मेल चारों तरफ फैली हुई होती है। जिसके बाद जोयान याओजू मिंगलिंग की पावर को अब्सॉर्ब करने के बारे में सोचता है, इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करता है। जिसके बाद जोयान अपनी डेंटियंस के अंदर पे देखता है तो जोयान देखता है कि जोयो मिंगलिन बिना किसी मूवमेंट के जोयान की बॉडी के अंदर एक बॉल की तरह मुड़ा हुआ पड़ा हुआ होता है। गजब आलसी इंसान है भाई, ये तुम लोगों से भी बड़ा आलसी है। जिसके बाद जॉन कहता अगर ये बिग ब्रदर ने मेरे को ना बताया होता ना तो ये अभी भी जिंदगी भर सोता रहता और मैं वास्तव में इतनी कीमती चीज को यूं ही बर्बाद कर देता। हाथ में सोने का कटोरा होते हुए भी मैं भीख ही मांग रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए जॉन जोयो मिंगलिन को घेरने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। हालांकि जैसे ही जो यान की स्पिरिचुअल पावर जोयो मिंगलिन को टच करती है तो अचानक ही पूरी बॉडी में उसे कोल्डनेस फील होती है। जिससे जॉन सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, ठंडा लगा, है लगा। नहीं ये तो काटा लगा है, ये नहीं कहता है, फिर दूसरा कुछ कहेगा। चेंज करते हैं, चलो आगे चलते हैं। जॉन को पता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर रैंक 5 का घोस्ट होने के लिए वास्तव में इसकी जो सोल थी और स्पिरिट थी वो लोगों को फ्रीज करने के लिए काफी थी। लेकिन ये वास्तव में लक की बात थी कि यूजो मिंगलिन ने जॉन को अपना मास्टर चूज कर लिया था। इसीलिए ये कोल्ड ऑरा धीरे धीरे एंड हो जाता है और जॉन की स्पिरिचुअल पावर और यूजो मिंगलिन के बीच में एक अजीब ही एनर्जी का फ्लक्चुएशन दौड़ पड़ता है। साथ ही जॉन फील कर सकता था कि यूजो मिंगलिन काफी उदासीन लग रहा होता, मतलब कोई भी थॉट नहीं थे, ना खुश था ना नाराज था। साथ ही वो उसकी बॉडी से अलग होने को भी तैयार नहीं था, जैसे कोई भी बच्चा अपने माता पिता से अलग होने के लिए तैयार नहीं होता। तभी जॉन कहता है क्या वास्तव में घोस्ट अपने मास्टर को इतना अच्छे से पहचानते हैं? इस टाइम पे जॉन भी घोस्ट के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानता था। साथ ही उसके पास पूछने का कोई तरीका भी नहीं था। साथ ही उसे पता था कि डाउडी कॉन्टिनेंट काफी बड़ा है और पता नहीं यहाँ पे कौन कौन सी मिस्टीरियस चीजें होंगी। और वास्तव में 3 अजीब चीजों में से एक उसे अपने मास्टर के तौर पर पहचानती है। ये उसके लिए कुल मिला के अच्छी ही बात थी। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंसंट्रेट करते हुए जोयो मिंगलिन के पास पहुंचता है तो जॉन को हैरानगी होती है कि जैसा किंग हाओरान ने कहा था, यूजो मिंगलिन पूरी तरीके से उसके डिजायर्स को फुलफिल कर रहा होता है और जॉन जो सोच रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है। जॉन उससे बात कर पा रहा होता है, जिससे तो जोयान को लगता है कि बस वो अपने दिमाग में एक थॉट डालेगा और यूजो मिंगलिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। लेकिन जो यान को पता था कि उन दोनों के बीच लेवल का काफी बड़ा गैप था और अगर एक बार उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर से इसे बुलाया तो स्पिरिचुअल पावर भी लगभग खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो यान एक बात तो समझ गया था कि इसे हमेशा ही प्रीसियस मूवमेंट पे बुलाना है, कहीं पे कहीं भी नहीं निकालना है, इसे बिल्कुल अपने हथियार जैसे संभाल के रखना है।
मेरा मतलब हैवी जुआन रूलर जैसे संभाल के रखना है। जिसके बाद जो यान ज़ू विंगलिन से कहता है एनर्जी का कुछ पार्ट मेरे अंदर ट्रांसफर करो। और जैसे ही जुआन ये कहता है एक प्योर एनर्जी की लेयर जुआन के डेंटियान से होते हुए उसके सोल सिया की माइंड सी के अंदर आ जाती है, जिससे जुआन को अपनी स्पिरिचुअल पावर थोड़ा सा बढ़ा हुआ फील होने लगता है, जिससे जुआन काफी खुश होता है क्योंकि इससे न केवल उसकी स्पिरिचुअल पावर में सुधार कर सकता था बल्कि वो ब्लड स्पिरिट आर्ट को भी कल्टीवेट कर सकता था। हालांकि ब्लड स्पिरिट आर्ट को सीखने के बाद अगर कोई घोस्ट को स्वैलो नहीं करता है और भले ही फिर वो इसे हर दिन क्यों ना कल्टीवेट करे, उससे उसकी पावर नहीं बढ़ सकती थी। दोस्तों जो यान इस टाइम पे ये हाफ होली या कि सेमी होली टेयर की जो एक कल्टीवेशन टेक्निक थी इसके रिजल्ट देखना चाहता था। इस टाइम पे ब्लड स्पिरिट आर्ट उसके आसपास से जॉन की स्पिरिचुअल पावर और कैओस होली फ्लेम एक दूसरे से लिपट कर दौड़ रही होती हैं और जॉन की स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जा रही होती है, जिससे जॉन थोड़ा सा तारीफ भी करता है कि ये एनर्जी काफी ज्यादा प्योर है, जैसे कि ये बिल्कुल उसकी अपनी एनर्जी हो। यहाँ तक कि जॉन की जो स्काई फायर थी वो भी काफी शांत लग रही थी और वो इस एनर्जी को रिफाइन करके और भी प्योर कर रही होती है और फैलने से रोक रही होती है। साथ ही जॉन को पता था एनर्जी को किसी भी चीज में ट्रांसफर करना काफी खतरनाक होता है। यहाँ तक कि घोस्ट की एनर्जी को भी अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करना काफी खतरनाक था, इसीलिए उसे स्काई फायर की जरूरत पड़ रही होती है। साथ ही यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर और घोस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड की जा सकती थी। अगर घोस्ट हाई रैंक का है तो पावर भी हाई बढ़ेगी और यहाँ पे भले ही ब्लड स्पिरिट आर्ट जैसी सेमी होली स्किल का जॉन के पास सपोर्ट था, ये केवल अब्सॉर्बिंग पावर को बढ़ा सकता था, लेकिन ये इसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। इसलिए जो यान के लिए अब एनर्जी का एक भी क्लस्टर बर्बाद किए वगैरह से अब्सॉर्ब करना सबसे जरूरी चीज थी। इस टाइम पे जो यान अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए ब्लड स्पिरिट आर्ट के कल्टीवेशन में इतना ज्यादा डूब जाता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि 7 दिन बीत चुके हैं। हालांकि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो एम्परर टियर के इंटरमीडिएट लेवल तक बढ़ गई होती है और ये अभी भी बढ़ती जा रही थी। साथ ही लिक्विड की तरह चेंज होकर आसपास फैल भी रही होती है और पूरे ही आंगन और सैकड़ों मील के दायरे को कवर कर पा रही होती है, जैसे जो यान की स्पिरिचुअल पावर ने ढक लिया होता है। वो हर एक पेड़ पौधे, हवा, हर एक चीज, एक छोटे से छोटे मूवमेंट को भी फील कर पा रहा होता है। तभी ईस्ट डायरेक्शन के एक छोटे से यार्ड के अंदर किंग हावरान जब इस स्पिरिचुअल पावर को फील करता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और वो उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ पे जो यान था। तो वो कुछ सोच समझकर स्माइल करता है। दूसरा वेस्ट डायरेक्शन के छोटे से कमरे में जो यान के चारों ओर अपने चारों ओर देखता है तो बढ़िया चंदन की लकड़ी से बनी हुई मेज और कुर्सियां रखी हुई होती हैं, जिसमें फिनिक्स की नक्काशी की गई होती है। तो इसका हमसे क्या फायदा है भाई। साथ ही उस रेड चंदन की लकड़ी के ऊपर सफेद जेड स्क्रीन घूम रही होती है जिस पर लिखा होता है भाई जाकर नहा ले, बहुत बदबू आ रही है। और ऐसे ही कुछ वहाँ पे एक पोइट्री सी लिखी हुई होती है, गर्म झरने का पानी उसमें नहा लो, ये वो, जिससे अपना कोई मतलब नहीं है। जो यान लास्ट में कहता है अच्छी कविता है तो जाके नहा लो। जिसके बाद जो यान अपने सिर को उठाता है तो उसकी स्पिरिचुअल पावर हल्का सा मूवमेंट करती है, जिससे तो लगभग जो यान भी घबरा जाता है कि यार ये क्या हुआ, क्योंकि अचानक ही एनर्जी का एक बड़ा सा उछाल जॉन की तरफ आ गया होता है, जिससे जॉन को काफी तेज सिर दर्द होने लगता है और जॉन चौंक जाता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी की स्पिरिचुअल पावर को तेजी से वापस लेता है और थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उसे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इन एनर्जी के कारण जोयान को लगभग काफी ज्यादा खतरा फील हो गया था और जोयान थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, जिससे वो तुरंत ही ब्लड स्पिरिट आर्ट के सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है और इस ह्यूज क्वांटिटी में फैली हुई एनर्जी को अपनी स्पिरिचुअल पावर में बदलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो एम्परर टियर के लेट स्टेज पर अटैक करने वाली स्पिरिचुअल पावर जोयान काफी अलर्ट तरीके से हैंडल कर रहा होता है, लेकिन जॉन की बॉडी के चारों तरफ तो एक इनफाइनाइट स्टॉर्म जैसा होता है। हालांकि घोस्ट सोल जो कि अपने मास्टर को तो पहचान चुके थे वो तो अभी भी शांत होती है, लेकिन जो यान वो उतना ज्यादा शांत नहीं होता। जॉन को पता था उसने अपने डाइजेशन सिस्टम से ज्यादा खा लिया था। साथ ही सिचुएशन काफी गंभीर थी और यहाँ पे केवल 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो जो यान एम्परर स्टेज के लेट स्टेज पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करेगा या ब्लास्ट होकर मर जाएगा। जॉन के माथे पे नीली नसें निकली हुई होती हैं, होठ जोयान के धसे हुए होते, तेज दर्द हो रहा होता है और बार बार जोयान ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरीके से लेट स्टेज पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। साथ ही यहाँ पे तो जोयान लाइफ और डेथ के बीच में उलझ गया होता है। जो यान को भी उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि आखिरकार इस फाइट के दौरान जो यान ब्रेक थ्रू के बैरियर को धीरे धीरे चिल्ली की तरह परत दर परत फाड़ने लगता है, जिससे जॉन की बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होने लगते हैं। साथ ही जॉन की एनर्जी कंडेंस पे कंडेंस होती जा रही होती है और आखिरकार ब्रेक थ्रू हो ही जाता है। और इसके बाद जो यान की एनर्जी तुरंत ही उसकी चोटों की मरम्मत करने लगती है और जो यान का दर्द धीरे धीरे कम होता है और जो यान को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। साथ ही उसकी ब्रेन्स, बॉडी, मसल सब धीरे धीरे रिलैक्स फील करते हैं। साथ ही उसे फील हुआ था कि जैसे उसकी सोल एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हो,
साथ ही एम्परर टियर के लेट स्टेज की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो काफी सॉलिड होती है, स्टार्टिंग लेवल के सोल पावर से तो बहुत ही दूर। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना कितना ज्यादा कठिन था इसे कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि 4 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के पास भी एम्परर टियर की स्पिरिचुअल पावर नहीं होती थी। यहाँ तक कि एम्परर टियर के फर्स्ट स्टेज यानी इनिशियल स्टेज की स्पिरिचुअल पावर के साथ जो यान रैंक 3 का एल्केमिस्ट था, और अब तो जॉन एक ही बार में लकीली लेट स्टेज पे पहुंच गया था। तो जो यान पल ही भर में रैंक 5 की पिल को रिफाइन करने में कैपेबल हो सकता था, लेकिन अभी भी उसे उस लेवल तक पहुंचना था। हालांकि जॉन फिर तुरंत ही अपनी मुट्ठी को भींचता है और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से ऐसा फील होता है कि जैसे कई सैकड़ों मील के दायरे को वो अपने हाथ से कंट्रोल कर सकता हो। साथ ही ब्लड स्पिरिट आर्ट को एक्टिवेट करते हुए जॉन फील कर सकता था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर में जैसे एक अलग ही एनर्जी आ गई हो, जिससे जॉन समझ जाता है कि ब्लड स्पिरिट आर्ट में गोस्ट एनर्जी को स्वैलो करने के कारण कोई ना कोई चेंज तो हुआ है और कुछ तो ग्रोथ हुई है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। लेकिन जॉन कहता है जो भी है चलो अच्छा है। साथ ही जॉन को पता था कि इस बार उसकी सोल पावर केवल यूज ऑफ मिंगलिन के कारण ही बढ़ी थी, क्योंकि उसने बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके बाद जॉन कहता मुझे नहीं पता अब वो कैसा होगा, इसलिए जॉन अपने मन में सोचते हुए अपनी गोस्ट शैडो को देखता है। तो जॉन फील कर सकता था कि यूजो मिंगलिन वो काफी सुस्त पड़ा हुआ होता है, उसकी ताकत काफी कम हो गई होती है। तभी जो यान गोस्ट सोल से कन्वर्सेशन करता है तो उसे पता चलता है उसके फ्लक्चुएशन से कि उसकी एनर्जी अब 6 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल की है, जो कि पिछले की तुलना में काफी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि पिछली बार वो 7 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक थी। जिसके बाद जॉन कहता है सच में किसी भी शॉर्टकट की काफी कीमत चुकानी पड़ती है। जॉन को पता था कि उस यूजो मिंगलिन के कारण वो अपनी पावर बढ़ा पाया, लेकिन इससे उसकी पावर कम हुई है। हालांकि अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के बाद अब जो यान फिल्स रिफाइनमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिसके बाद जो यान अपने दिमाग में एक बड़ी टोपी पहने हुए लंबे और सीधे बॉडी वाले पर्सन को याद करता है, जो कि बिगिनर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुका था। उसका कोई भी फाउंडेशन नहीं था, कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, ना ही कोई उसके पास स्काई फायर, ना ही अच्छा कुलड्रोन। फिर भी वो एम्परर टियर के रैंक 3 की पिल को रिफाइन कर पाता था, और उसे पता था कि इतने अच्छे टैलेंट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था। इसलिए जॉन की आंखों में जुनून छा जाता है और वो तुरंत ही कहता है नहीं, मैं इतने अच्छे टैलेंट को बर्बाद नहीं होने दे सकता। इस टाइम पे जो यान लैंग टियान को अपने साथ मिलाने के लिए पूरा मन बना लेता है। जिसके बाद जॉन कहता है यह सिर्फ इतना क्योंकि लैंग टियान कभी किसी अलायंस या आर्मी में शामिल नहीं हुआ, ये उसके अपने रीजन होंगे। अगर मैं अकेला जाता हूँ तो ज्यादा उम्मीद नहीं होगी, मुझे क्या करना चाहिए, ये सोचकर जॉन थोड़ा सा परेशान होता है। जिसके बाद जॉन कहता है वैसे लैंग टियान डायमंड ट्राइब से है, तो अगर बिग ब्रदर भी चलता है तो निश्चित तौर पर वो खुश होगा। और जॉन ये सोचते हुए काफी खुश होता है और तुरंत ही बाहर आ जाता है। तो ऑकवुड पेड़ के नीचे छोटे से आंगन में ब्लू स्टोन मेज के ऊपर चाय रखी हुई होती है, रंग बिरंगी पत्तियां चारों तरफ गिरी हुई होती है, और किंग हावरान अकेले चाय पी रहे होते हैं। हालांकि जुक्सी सिटी में रहने के बाद किंग हावरान ने 2nd, 3rd और 5th एल्डर को वापस से कैपिटल में भेज दिया होता है, और यहाँ पे केवल कुछ नॉर्मल एल्डर और किंग मुयर थे, क्योंकि पैट्रियार्ट जब वहाँ पे नहीं था तो लोगों को रोकने और लीड करने के लिए वहाँ पे एल्डर्स का होना काफी जरूरी था, क्योंकि कोई भी गलती, जरा से भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। हालांकि दोस्त जॉन काफी जल्दी से आगे बढ़ते हुए आता है, और जोयान को जल्दबाजी में देखकर किंग हावरान तुरंत ही समझ जाता है कि जॉन कुछ ढूंढ रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही कहता ब्रदर तुम इतनी जल्दी में किसकी तलाश कर रहे हो, क्या कोई बात है तो मुझे बताओ। तभी जॉन किंग हावरान को मामले की जड़ को काफी डिटेल में समझाता है। ये देखकर किंग हावरान कहता है तो ये बात है, और इसके बाद बार बार से हिलाते हुए किंग हावरान कहता है बात तो तुम्हारी सही है, चिंता मत करो, बिग ब्रदर तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुनकर कि कोई समस्या नहीं है, जोयान तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर देता है, और जोयान की पूरी टीम तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है। जिसके बाद किंग हावरान, किंग मुयर और इन सभी लोगों को लेकर जोयान सीधा ही टीयर सिटी के टेलीपोर्टेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, और कुछ ही सेकंडों में वो टीयर सिटी में पहुंचते हैं। जिसके बाद जोयान काफी सारे लोगों से लैंग टियान के बारे में पूछता है, पर यहाँ पे तो किसी को लैंग टियान के बारे में नहीं पता था। जिससे जोयान समझ जाता है, ऐसा लगता है कि लैंग टियान वो यहाँ पे कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं है। जिससे जोयान थोड़ा सा अफसोस होता है कि वो बंदा पता नहीं कैसी लाइफ जी रहा होगा, और वो उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। इसलिए जोयान अंदाजा लगाते हुए, तुक्का मारते हुए यहाँ वहाँ पहुँचते हुए आखिरकार एक जगह पर पता लगाता है, जहाँ उसे पता चलता है 7 गली कल्टी मार के 8वीं गली से बाएं तरफ मुड़कर 8 घर छोड़ के 9वां घर उसका है। तभी जोयान सेम वही करता है और सीधा ही 7 घर छोड़कर 8वीं गली से कल्टी मारता है, और इसके बाद 8 घर छोड़कर 9वें घर में पहुंचता है। तो वहाँ एक फार्मेसी होती है, जिसके एंट्रेंस गेट में लिखा होता है लैंग टियान फार्मेसी। साथ ही उस लकड़ी की जो नेम प्लेट होती है उसका कलर भी फीका पड़ गया था काफी सालों के कारण, साथ ही काफी ज्यादा उदास उदास सा दिख रहा होता है। एंट्रेंस गेट पे एंटर होने के बाद ये दुकान ज्यादा बड़ी नहीं होती, लेकिन दीवारें व्हाइट कलर की होती हैं और काफी साफ सुथरी होती हैं।
साथ ही यहाँ काउंटर पर बिखरी हुई कुछ पिल्स होती हैं जो बाजार में नॉर्मल होती हैं, रैंक 1 और रैंक 2 की पिल, लेकिन इनकी कीमत वास्तव में थोड़ी कम थी। लेकिन इस छोटी सी दुकान में एक ओल्ड मैन होता है। ये देखकर जॉन को थोड़ा सा निराशा होती है, जिससे जॉन अंदाजा लगाता है कि लैंग टियान की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी और इतना टैलेंटेड पर्सन बताओ कितनी कठिनाई से जी रहा है। जिससे जॉन कहता है अब जैसा भी जिया तो जिया, लेकिन अब मैं इसे ऐसे नहीं जीने दूंगा। साथ ही जॉन लैंग टियान के बारे में सोचकर, उसके इतने सालों की जिंदगी के बारे में सोचकर दिल ही दिल में काफी कड़वा फील करता है। और इसके बाद जॉन जल्दी ही खुद को कंट्रोल करता है और काफी पोलाइटली दुकान में बैठे हुए ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है, हेलो अंकल, मैं लैंग टियान का फ्रेंड हूँ और मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि लैंग टियान कहाँ है? तभी ओल्ड मैन हैरान होते हुए कहता है, हैं लैंग टियान का दोस्त? लैंग टियान का तो कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर तो जोएन और बाकी लोग थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। तभी जेनी कहती है, हम उसके फ्रेंड ही हैं। हालांकि आपकी लाइफ काफी ज्यादा स्टेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपकी कभी भी किसी से दुश्मनी होगी। लैंग टियान कभी भी किसी आर्मी में शामिल नहीं हुआ। हो सकता है कि काफी सारे लोग उसे पसंद ना करते हो क्योंकि वो उनके लिए काफी बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है, लेकिन हम वास्तव में उसके फ्रेंड हैं। किंग हावरान भी इसमें अपना से हिलाता है और जॉन की तो भुएं चढ़ी हुई होती हैं। तभी ओल्ड मैन भी देखते हुए थोड़ा सा हैरान होता है और रिपोर्ट करने के लिए अंदर जाता है। ये सुनकर लैंग टियान काफी उदास तरीके से बाहर आता है। वो इतने सालों से यहीं पे रह रहा होता है और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। साथ ही लैंग टियान ने कभी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सोचा था जिसका ओल्ड मैन ने नाम बताया। तभी लैंग टियान सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है, जिसके बाद वो इग्नोर करते हुए बाहर आता है। उसे बिगिनर चैंपियन के उसी बंदे का ख्याल आया था और लैंग टियान ने सोचा था कि शायद वो दोनों अब फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। साथ ही शायद उसका जो फाउंडेशन और बैकग्राउंड था वो भी काफी रिच रहा होगा, इसीलिए तो उसने उतनी अच्छी कुलड्रोन भी उसके लिए छोड़ दी थी। और यही सोच कर कि वो पर्सन अमीर है, एलाइट क्लेन से है, उसे लगता था कि वो अगर उससे मिलेगा भी तो उसे क्या ही दे पाएगा। इसी लैंग टियान ने कभी भी उस पर्सन के बारे में दोबारा नहीं सोचा था। देखो यार, ऐसी होती है गरीबी, जहाँ लोग तुमसे नफरत नहीं करते, तुम खुद से ही नफरत करने लगते हो। तभी लैंग टियान जैसे ही जोयान की तरफ देखता तो वो तुरंत ही कहता है, डबल फायर। और जोयान के पीछे 8 5 स्टार डाउडी लेवल के पावरफुल वॉरियर्स को देखता है तो वो काफी हैरान होता है। उसने देखा था ये सभी लोग अपने अपने ऑरे को कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी ऑरे को फील करते हुए उसका तो दम सा घुटने लगता है। तभी जोयान की तरफ देखकर लैंग टियान एम्बेरस होते हुए स्माइल करता है क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा था, लेकिन ये वास्तव में वही बंदा था। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, सोचता है कि स्वांग हुओ उसकी तलाश में क्यों आया है। हाँ भाई, डबल फायर स्वांग हुओ जोयान का ही नाम था। साथ ही प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये वो लोग नहीं जिसे नॉर्मल लोग संभाल सकते हो। इसीलिए उसने जो सोचा था कि स्वांग हुओ एलाइट फैमिली से होगा और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाला होगा, तो उसे लगता है कि ये सही भी है। तभी जॉन कहता है, ब्रदर लैंग टियान, मैंने आपको काफी दिनों से नहीं देखा, कैसे हो आप? और जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि चलो आखिरकार उसने लैंग टियान को ढूंढ ही लिया। तभी लैंग टियान बिल्कुल वैसे ही कहता है कि वैसा ही हूँ जैसा ब्रदर स्वांग हुओ ने देखा था, चलो अंदर आओ। साथ ही लैंग टियान को एहसास होता है कि चाहे कुछ भी हो, जोयान का उस पर एक एहसान है। जिसके बाद लैंग टियान तुरंत ही कहता है, मुझे माफ करना, ये दुकान थोड़ा सा टूटी हुई है। और इसके बाद वो सभी को बैठने के लिए बुलाना तो चाहता था, लेकिन कमरा छोटा था और एक साथ इतनी भीड़ को देखकर लैंग टियान को थोड़ा सा दुख होता है। तभी जॉन कहता है, अरे ब्रदर लैंग टियान, इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी एम्बेरस हो। और कुछ हंसी खुशी बात करने के बाद जोयान लैंग टियान की तरफ देखते हुए कहता है, लैंग टियान कहता है, मुझे वो कुलड्रोन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर स्वांग हुओ। वैसे लैंग टियान काफी ग्रेटफुल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ब्रदर स्वांग हुओ इस बार मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं। क्या मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ? अगर वो है तो आप बस मुझे बताएं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तभी जॉन कहता है, ब्रदर लैंग टियान, उस कुलड्रोन के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसके बेटर मेरे पास है, मैंने आपसे कहा था, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मुझे आपका ग्रेटफुल होना चाहिए कि अगर मैंने आपकी टेक्निक से नहीं सीखा होता तो हो सकता है कि मैं रैंक 3 की पिल ही कभी नहीं बना पाता। तो ऐसे में चैंपियन तो फिर आपको ही होना चाहिए था। लैंग टियान ये सुनकर तो शौक रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में इतना ज्यादा ऑनेस्ट है। उसने स्टार्टिंग में सोचा था कि इस कुलड्रोन को देने के बाद जॉन एहसान के बदले कुछ ना कुछ उससे मांगेगा या उसे कुछ करने के लिए कहेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन वास्तव में इतना साफ साफ सच कह देगा, जिससे लैंग टियान थोड़ा सा और जोयान के लिए अच्छा फील करता है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, और उसका भरोसा जॉन पे बढ़ जाता है। इसलिए वो कहता है, ब्रदर स्वांग हुओ सच में काफी सही बोलते हैं, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और वो वास्तव में केवल टेक्निक को देखकर रैंक 3 की पिल को रिफाइन कर सकते हैं। ये केवल उनका टैलेंट है, ना कि इसमें मेरी कोई मदद। यहाँ तक कि उस हाई रैंक के कुलड्रोन के सामने तो ये कुछ भी नहीं के बराबर है। यहाँ तक कि ब्रदर स्वांग हुओ इस बार मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो अगर कुछ भी है तो बस मुझे बताएं। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा कहते हुए लैंग टियान काफी सीरियस होता है। तभी जॉन कहता है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ब्रदर मैं एक टीम को क्रिएट कर रहा हूँ। साथ ही इस बार मैं काफी ज्यादा उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हूँ कि ब्रदर लैंग टियान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जॉन काफी उम्मीद भरे भाव के साथ लैंग टियान की तरफ देखने लगता है और नॉर्मली उसे हर एक चीज के बारे में बताता है। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट में जोयान के एक्सपीरियंस को सुनने के बाद
लैंगटियान काफी गहरी सांस लेता है कि केवल 3 साल जुआन ने कड़ी मेहनत की और आसानी से इस लेवल तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। साथ ही जोयान की चीज को सुनने के बाद लैंगटियान का भी चीजों को समझने का जो एक नजरिया था वो नेक्स्ट ही लेवल पर पहुंच गया होता है। साथ ही यह सुनकर कि जुक्सी शहर इतना ही नहीं है और इससे बड़ा तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, लैंगटियान की आंखें साइन होती है और खून उबलने लगता है। आखिरकार ये उसकी मजबूरी थी कि उसे ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही थी, वरना उसका दिल ऐसी लाइफ जीने का कभी भी नहीं था। जो आखिरकार यंग जनरेशन का वो वॉरियर था जिसका खून खोलना चाहिए, वो हेल्पलेस होने के कारण ही ऐसी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इसीलिए कुछ देर तक सोचने के बाद लैंगटियान अपना सिर हिलाता है और कहता है, सिर हिलाता है तो ये देखकर जोयान तुरंत कहता है, ब्रदर लैंगटियान ऐसा क्यों, क्या कोई चिंता है? इस टाइम पे जोयान का दिल ठंडा हो गया होता है और वो फिर से पूछता है। तभी लैंगटियान लेफ्ट राइट देखता है और झिझकते हुए आगे बढ़ता है। तो जोयान कुछ देर उसे देखते हुए कहता है, ब्रदर लैंगटियान अगर कुछ कहना है तो बस कहो, ये सब ऐसे लोग हैं जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। जिस पे लैंगटियान एक पल के लिए थोड़ा सा झिझकता है, लेकिन जब वो जोयान के ईमानदारी के बारे में सोचता है तो उसे वास्तव में इस बात को छिपाने में बुरा महसूस हो रहा होता है। इसलिए वो धीरे से कहता है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण मैं इस शहर को छोड़ने की हिम्मत नहीं रखता। जिसके बाद वो बताता है वो यहाँ पे शरण लेने के लिए आया था और उसकी बात करते हुए पता चलता है कि वो जिस ट्राइब से था उसे पिलडेमन ट्राइब कहा जाता था, जो कि इस कबीले के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नहीं बचे थे। साथ ही ये जो क्लेन था पिलडेमन क्लेन, ये काफी रेयर ब्रांच थी डेमल क्लेन की, और इस क्लेन के जितने भी पर्सन थे ना वो सभी के सभी अल्केमिस्ट थे जो कि पिल्स को रिफाइन किया करते थे। वो काफी हाईली टैलेंटेड लोग, मानो इनका जन्म ही पिल रिफाइन करने के लिए हुआ होता है। लेकिन अफसोस की बात थी कि जो लैंगटियान की पिल डेमन ट्राइब थी वो सोल डेमन ट्राइब के बगल से सटी हुई थी, और जो सोल डेमन ट्राइब थी वो काफी पावरफुल थी। इसलिए उन्होंने पिल डेमन ट्राइब के लोगों को एक एक करके पकड़ लिया और केवल लैंगटियान ही वहां से बचकर आ गया था और टीयर सिटी में छिप गया था। साथ ही जो लोग भागे उनके लिए जो सोल डेमन ट्राइब की सजा थी वो काफी क्रूएल थी। हालांकि लैंगटियान को अपनी लाइफ और डेथ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, लेकिन वो डेमन ट्राइब के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता था। यहाँ तक कि उसे उम्मीद थी कि वो शायद डेमन ट्राइब को बचाने के लिए कुछ कर पाए, लेकिन ये सिर्फ इतना था कि वो अकेला था और काफी वीक भी, जबकि सोल डेमन ट्राइब काफी पावरफुल थी। और भले ही बाकी के पावर हाउसेस भी उसके साथ मिलकर एक हो जाएं, लेकिन वो उसके रीजन के कारण सोल डेमन ट्राइब के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। हालांकि टीयरिंग सिटी में छिपने हुए जब लैंगटियान यहाँ पर पहुंचा तो उसके पास कोई अच्छा पिल फॉर्मूला नहीं था, उसके पास पिल रिफाइनमेंट के लिए कोई अच्छा उपकरण भी नहीं था। यहाँ तक कि वो अल्केमी ट्राइब की अपनी आइडेंटिटी को भी रिवील नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी लाइफ काफी कठिन हो गई होती है। और यही एक रीजन था कि जब वो बिगिनर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करता है और प्राइज को जीतता है तो जो यान के द्वारा दिए गए कूलडाउन को देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी वो कहता भी है, ब्रदर स्वांग हो, हालांकि आप काफी स्पीड के साथ ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन सोल डेमन्स के साथ कंपेयर करने में ये अभी भी काफी दूर है। लैंगटियान आपका अभी भी आभारी है, लेकिन मैं वास्तव में आपको नीचे नहीं खींच सकता। ये सुनकर तो जो यान भी चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लैंगटियान को वास्तव में इतना पेनफुल दर्द सहना पड़ा होगा। साथ ही जॉन को अपनी पास्ट लाइफ याद आ जाती है, होल ऑफ सोल, उसके फादर, उसका जियो क्लेन। साथ ही यहाँ पे भी जो यान की सोल डेमन्स के साथ कुछ ना कुछ शिकायत तो थी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में सोल डेमन्स ने जो यान का पीछा किया था। इसलिए जॉन कहता है, ब्रदर लैंगटियान, सोल डेमन ट्राइब तो सच में काफी ईगोफुल और दबंग है, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी परेशानी करने की हिम्मत की है। साथ ही एशियन टॉम के अंदर से मुझे जो कुछ भी मिला उसकी जासूसी भी सोल डेमन क्लेन ने की थी। उन्होंने मेरे अपने लोगों को मेरे पीछे भेजा, मुझे मारने के लिए, मेरे क्लेन के लोगों को बंदी बनाया, मुझे सामने आने के लिए मजबूर करने के लिए। और अगर ये मेरे बिग ब्रदर के लिए नहीं होता तो वास्तव में शायद मैं आज ब्रदर लैंग के सामने नहीं खड़ा होता। और ऐसा कहते हुए जॉन की आंखों से गुस्सा छाने लगता है, जिसके बाद वो कहता है, हालांकि ब्रदर को वहां तक पहुंचने में टाइम लगा, तब तक हमारे क्लेन के 2 एल्डर्स घायल हुए, काफी सारे लोग मारे गए और कितने इंजर्ड हुए उनकी तो बात ही बहुत दूर की थी। और ऐसा सोचते हुए जॉन को अपने दिल में काफी गिल्टी फील होता है कि यह सब कुछ उसके कारण हुआ, जिससे जॉन कमिटमेंट करता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर वो नहीं सुधरे तो उन्हें जॉन खत्म कर देगा। तभी किंग हावरान कहता है, डाउडी कॉन्टिनेंट में सोल डेमन क्लेन काफी ज्यादा पावरफुल है और ऐसा कहा जाता है कि 8 स्टार डाउडी लेवल का एंसेस्टर उनका लीडर है। यहाँ तक कि सोल डेमन क्लेन के ओरिजिन के कारण हमारा डेमन ट्राइब अभी भी इकट्ठा होने में कैपेबल नहीं है। और ऐसा कहते हो किंग हावरान काफी सीरियस भी होते हैं, क्योंकि सोल डेमन्स ने किंग हावरान को काफी ज्यादा परेशानी में डाल दिया था और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बातचीत के दौरान तीनों ही ग्रुप वास्तव में सोल डेमन से इतनी नफरत करते हैं। इसलिए उनके बीच की जो दूरियां होती है वो और भी कम हो जाती है। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तभी लैंगटियान कहता है, आपने मुझे अब तक इन सब से नहीं मिलवाया। साथ ही
साथ ही किंग आवरान के प्रभावशाली तरीके और गुस्से को देखकर वो काफी पोलाइट होता है। तभी जुआन कहते हैं ये मेरी लापरवाही है, चलो मैं ब्रदर लैंगटियान को सबसे मिलवाता हूँ। और उसके बाद जुआन शुरू करता है। हालांकि जुआन स्टार्टिंग में ही सबसे मिलवाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि लैंगटियान वास्तव में हड़बड़ा जाए। लेकिन जब लैंगटियान ने पूछा तो जुआन सिचुएशन का फायदा उठाते हुए एक एक करके सबको पेश करते हुए कहता है ये मेरे सबसे बड़े भाई हैं जो प्रेजेंट टाइम पे डेमन एम्परर हैं, किंग हावरान। और ये वर्ड तो लैंगटियान के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक की तरह गिरते ही बंदा हल्का सा बेहोश सा होने लगता है। आखिरकार लैंगटियान सिर्फ एक जमीन से जुड़ा हुआ इंसान था, डेमन था, लेकिन उसके सामने वास्तव में न्यू डेमन एम्परर खड़ा हुआ होता, वो भी जुआन का बड़ा भाई। लैंगटियान इससे काफी हैरान होता है, जिसके बाद जुआन बताता है ये डेमन एम्परर की लिटिल सिस्टर किंग मुयर हैं। तभी किंग मुयर कहती है हेलो, और उसकी आवाज एक्सट्रीमली स्वीट होती है। जिसके बाद जुआन बताता है ये मर्चेंट अलायंस की डॉटर जेनी। साथ ही ये दासांग ऑक्शन हाउस को भी मैनेज करती हैं, जिसमें जेन भी अपना से हिलाते हुए काफी पोलाइटली कहती है हेलो। जिसके बाद जुआन बताता है ये मेरी टीम के मेंबर्स हैं। तभी लैंगटियान पूरी तरीके से चौंक जाता है कि जो यान के पास मर्चेंट अलायंस के लीडर की बेटी, डेमन एम्परर की सिस्टर, खुद डेमन एम्परर और 4 5 स्टार डाउडी लेवल के अलग से वॉरियर, ये लाइनअप क्या कोई कम लाइनअप था? इतनी पावरफुल लाइनअप वाली पावर और 2 एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लड़की वास्तव में एक ही ग्रुप में होना काफी लक की बात थी। तभी यह देखकर कि लैंगटियान काफी कंफ्यूज हो गया और हैरान। जुआन तुरंत ही कहता है ब्रदर लैंगटियान क्या तुम ठीक हो? तभी लैंगटियान कहता मुझे खेद है, वो ऐसा लगा कि जैसे आज कुछ बड़ा ही झटका मुझे लग गया है। वास्तव में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सभी लोगों से मिलना मेरे लिए तो बहुत बड़े लक की बात है। जिसके बाद वो सभी को तुरंत ही ग्रीट करता है और धीरे धीरे नॉर्मल होता है। तभी लैंगटियान को देखकर किंग हावरान काफी ज्यादा सेटिस्फाइड तरीके से उसे देखते हुए कहते हैं ये बच्चा सच में टैलेंटेड है। उन्हें पता था ये कभी पावरफुल लोगों और रिच लोगों के टच में नहीं आया था, इसलिए इतनी जल्दी खुद को कंट्रोल कर पाना ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही वो निश्चित तौर पर चापलूस जैसा व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं था। और जुआन की नजर सच में काफी अच्छी थी। दूसरी तरफ जुआन भी थोड़ा सा एम्बेरस होता है और झिझकते हुए कहता है अगर ईमानदारी से कहूँ तो ब्रदर लैंगटियान, बिगनर कंपटीशन के दौरान सिचुएशन स्पेशल थी, इसीलिए मैंने अपना नाम छिपाया था, इसीलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता था और ये ह्यूमन बिहेवियर है और मुझे लगता है ये समझाने की जरूरत नहीं है। ब्रदर लैंगटियान काफी टैलेंटेड लोग हैं, साथ ही ये सभी पावरफुल लोग वो लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे लेकर आया था ताकि मैं इन्हें भी आपसे मिलवा सकूं। और यहाँ पे हर किसी के पास अपना खुद का एक बैकग्राउंड है और दरअसल मेरा सरनेम जियो है और मेरा नाम है यान और मैं हूँ जियो यान। और ऐसा कहते हुए जनों से ग्रीट करता है। यह सुनकर लैंगटियान तुरंत ही चौंकते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये र्यूमर्स में जो नाम फैला हुआ है जियो यान, जिसे ओल्ड डेमन एम्परर के सारे ही एशियन पिल फॉर्मूले मिल गए हैं, क्या वो तुम हो? जिसपे जॉन कहता है हाँ, स्प्रेड लिक्विड का रिफाइनर जिसने कुछ टाइम में शोर मचा रखा है, डबल फायर यवा मास्टर में जियो यान। तभी जेनी भी अपनी आंख में लगी हुई आग को धक्का देते हुए जियो यान की तारीफ करती है, क्योंकि अब जियो यान उसके सांगमैन के साथ शामिल हो गया था और डेमन एम्परर भी थे। तो भला किसकी मजाल थी जो जॉन को हाथ रखकर लगा सके, क्योंकि स्प्रेड लिक्विड या कि क्लिंजन लिक्विड ये उसका दासांग या कि मर्चेंट अलायंस रिफाइन कर रहा था और ब्लड कोई पिल के लिए ब्लड डेमन एम्परर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था कि वो भी इसमें सपोर्ट करेंगे और जियो यान के पास इन दोनों का सपोर्ट था। साथ ही जेनी को पता था कि स्मार्ट लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती और लैंगटियान पहले ही स्मार्ट था, इसीलिए उसे सब कुछ क्लिक कर जाता है। इसीलिए जेनी ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर लैंगटियान जो एक फार्मेसी चलाता था वो तुरंत ही समझ जाता है कि मुनाफा कितना होने वाला है। और ये कहना कोई बड़ी बात नहीं थी कि जॉन काफी ज्यादा रिच होगा। आखिरकार ये बंदा न केवल 3 सालों में 3 रैंक तक डाउडी पर पहुंच गया था, 3 रैंक की पिल रिफाइन कर रहा था, उसके पास ऐसे पिल फॉर्मूले थे जो किसी को दीवाना बना सकते थे, रैंक 3 का एल्केमिस्ट था और ये सब देखते हुए फ्यूचर में उसके दुश्मन भी काफी सारे हो सकते थे, लेकिन फिर भी उसके पास मर्चेंट अलायंस का सपोर्ट था और डेमन एम्परर का जो कि उसके भाई थे। तो रिसोर्सेस, पावर, टैलेंट जो यान के पास तीनों था। फ्यूचर में जो भी लोगों का सपना होता था वो जो यान के पास था और उसे पता था कि अगर वो जो यान का सपोर्ट चुनता है तो वो अपने पिल डेमन टाइप के फ्यूचर की एक उम्मीद को भी देख सकता था। इसलिए उसे पछतावा होता है कि उसने अपने दिल में इनकार क्यों कर दिया। तभी जॉन कहता है मिस्टर लैंगटियान सच में काफी टैलेंटेड हैं, हम सभी आपकी तारीफ करते हैं। साथ ही एक फार्मेसी के पास और एल्केमिस्ट के पास 3 चीजें होनी चाहिए, रिसोर्सेस, पिल कोल्डोन और पिल फॉर्मूले। मिस्टर लैंगटियान के पास इनमें से ज्यादा चीजें नहीं है, आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते और हमारा सपोर्ट क्यों नहीं करते? और ऐसा जेनी कहती है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ फ्यूचर में आपके अचीवमेंट काफी ज्यादा होंगे। साथ ही जेनी काफी ज्यादा होशियार भी थी, वो बात इतनी प्यार से और इतने अच्छे तरीके से उसे समझाती है कि लैंगटियान भी काफी हैरान होता है। साथ ही वो लैंगटियान को वो हर एक बात बताती है जो कि उसने कभी सोची हुई होती है। उसे पता था बिना रिसोर्स, बिना पावर और बिना सपोर्ट के वो अपने पिल डेमन ट्राइब को नहीं बचा सकता था। तभी किंग आवरान भी कहते हैं, लैंगटियान आप, मैं और जियो यान हम सभी सोल डेमन्स के खिलाफ ही हैं और उनसे नफरत करते हैं और हमें भी सोल डेमन ट्राइब के पावर के बारे में पता है और हमारा एनिमी एक ही है
तो हमें एक साथ मिलकर उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, तो हम ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं और ज्यादा लोगों को जोड़ना और भी बेहतर होगा। और जैसा कि जैनी ने कहा, हम आपके जैसे टैलेंटेड पर्सन को बर्बाद नहीं होने दे सकते। किंग हावरान की आवाज काफी डीप होती है। उसे पता है जोयान और खुद के लिए सोल डैमेज के साथ लड़ने के लिए ज्यादा पावर होना सबसे अच्छा होगा। तभी जोयान कहता है, ब्रदर लैंगटियान, मैं आपको दिल से इनवाइट करना चाहता हूँ। अगर ब्रदर लैंग को कोई भी जरूरत है तो यहाँ तक कि आप सिर्फ कह सकते हैं। अगर वो जोयान के स्ट्रेंथ के भीतर है तो मैं आपको सेटिस्फाइड जरूर करूंगा और उस चीज को लेकर आऊंगा। और ऐसा कहते हुए जोयान अपने दोनों हाथ को फैला देता है और कहता है, यहाँ पे हर कोई गवाह बनने के लिए तैयार है। जब तक आप मेरे साथ शामिल होने को तैयार है ब्रदर लैंगटियान, जो भी कुछ चाहेंगे वो मैं देने का आपसे वादा करता हूँ। साथ ही सबसे पहले ब्रदर लैंगटियान के पारिवारिक मामले के कारण सोल डैमेज से नफरत, जिसके बाद बिग ब्रदर के डैमेज ट्राइब के डाइवर्जन के लिए हम सोल डैमेज से नफरत करते हैं। और यहाँ पे जोयान जियो क्लेन की ऊपर किए गए अटैक के कारण सोल डैमेज से नफरत करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन मैं सोल डैमेज से जस्टिस जरूर ले लूंगा। जोयान के हर एक वर्ड से लैंगटियान का तो दिल मेल्ट हो जाता है और वो जोयान की तरफ देख रहा होता है। उसे पता था कि आपका जोयान वो जोयान नहीं था जिसे कोई भी हरा सकता था। इस जोयान के पास एक ऐसा पिल फॉर्मूला था जो पूरे ही डाउडी वर्ल्ड के अर्थव्यवस्था को पलट सकता था। जोयान अगर एक बार पैर पटकेगा तो डाउडी कॉन्टिनेंट कांप जाएगा। जोयान के पास केवल पावर की कमी है, रिसोर्सेज तो उसके पास पर्याप्त थे और केवल ये टाइम की बात थी। जिसके बाद जोयान कहता है, लैंगटियान, क्योंकि तुम डायमंड ट्राइब से हो, तुम्हें पिल रिफाइन के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हें वो मैजिकल कोर भी दिए जाएंगे जिससे तुम अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ा सकते हो। इस टाइम पे जोयान लैंगटियान की सारी चिंताओं को दूर करना चाहता था और जोयान की इतनी सारी बातों को सुनकर तो लैंगटियान की आंखों से लगभग आंसू आने लगते हैं। दूसरी तरफ जो झान भी इस टाइम पे पूरी तरीके से इफेक्टिव होता है। उसे एक चीज तो अब फील हो गई थी कि उसने गलत पर्सन को तो फॉलो नहीं किया है। अगर जोयान वास्तव में लैंगटियान के सामने ऐसा करने को तैयार है तो फ्यूचर में वो उसके लिए भी ऐसा करने को रेडी रहेगा, जिससे उन सभी लोगों की आंखों में कमिटेड फेस इंप्रेशन एक बार वापस आ जाते हैं कि साला हमको कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे मास्टर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दूसरा किंग हावरान भी अपना सही हिलाते कि वास्तव में जोयान के पास लीडरशिप का पूरा पोटेंशियल था, जो वास्तव में किसी भी इंसान का दिल जीत सकता था। ऐसे ही नहीं, जैनी और किंग मुयर उस आदमी को पसंद करती थी। तभी जॉन कहता है, एक और बात, जहाँ तक उन फॉर्मूलों की बात है ब्रदर लैंगटियान, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, वो किंगलिन लिक्विड और ब्लड क्विफिल के दो लो ग्रेड के फॉर्मूले हैं। जब तक ब्रदर किंग मेरे साथ शामिल होने के लिए तैयार है, जॉन वो फॉर्मूले आपको भी देगा और आप भी उन चीजों से पिल को रिफाइन कर सकते हैं और हमारे टीम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही जिस भी चीज के लिए ब्रदर लैंग उम्मीद करेंगे, जॉन उस चीज का खर्चा उठाएगा और वो चीज आपको दी जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ब्रदर, अब मैं पूछना चाहता हूँ ब्रदर लैंग क्या सोचते हैं। ये सुनकर तो जोयान की आवाज अब तो उसके दिल के आर पार निकल गई होती है, क्योंकि सोल डैमेज से तो वो नफरत करता ही था, लेकिन उसके अलावा वो अपने एल्केमी को और भी हाई लेवल पर ले जाना चाहता था, जिसके लिए जरूरी था अच्छे पिल फॉर्मूले और अच्छे रिसोर्सेस। और अब तो जोयान का ये ऑफर पहले ही बहुत हद तक उसे सेटिस्फाइड कर देता है। जोयान से मिलने के बाद तो अब पूरी उम्मीद हो गई थी उसे कि जोयान वास्तव में डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक ग्रेट रेवोल्यूशन यानी कि बदलाव ला सकता है, साथ ही उसके डेमन क्लेन को वापस से रिवाइव भी कर सकता है। साथ ही जोयान की ईमानदारी और कमिटमेंट को देखकर लैंगटियान उसका तो पूरा का पूरा दिल जोयान ने जीत लिया होता है। इसीलिए वो कहता है, अगर मैं दोबारा मना करूं तो सच में मुझसे इडियट इंसान अब दुनिया में कोई नहीं होगा। जिसके बाद लैंगटियान पूरी तरीके से सीरियस होते हुए खड़ा होता है और अपने हाथ से जोयान को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं सभी को उनकी ऑनेस्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी ऐसी काइंडनेस के लिए लैंगटियान फिर से मना नहीं करेगा और आप लोग को अब बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, बिना कुछ मांगे, बिना किसी शिकायत के। जिसके बाद जोयान लैंगटियान के एफर्ट्स के बारे में सोचकर काफी खुश होता है कि बंदा अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचा। इसलिए जोयान कहता है, ब्रदर लैंगटियान, अब से हम हर प्रॉब्लम्स को भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और जो भी हमारे अचीवमेंट होंगे उसे भी हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और जोयान काफी खुश होता है कि वास्तव में लैंगटियान उसके साथ शामिल हो गया। और अगर वो लोग हाई लेवल के अल्केमिस्ट बनते हैं और पिल को प्रोड्यूस करते हैं तो 5 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर्स को क्रिएट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस टाइम पे न केवल जोयान ने लैंगटियान का दिल जीता था, बल्कि अपनी टीम के दिल में भी जोयान ने काफी अच्छी जगह बना ली थी, जिससे वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से इकट्ठा हो गए होते हैं। जिसके बाद जोयान सभी को घर चलने के लिए कहता है, जो सुनकर लैंगटियान तुरंत ही सामान पैक करता है और अपने ओल्ड सर्वेंट को लेकर जोयान के साथ चल देता है। साथ ही लैंगटियान काफी उदास तरीके से अपने फॉर्मेसी के इंटरेस्ट गेट को देखता है। आखिरकार उसने अपनी लाइफ का काफी लॉन्ग टाइम यहाँ बताया था। साथ ही लैंगटियान को उम्मीद नहीं थी कि ये जगह वास्तव में एक दिन ऐसे एल्केमिस्ट का गवाह बनेगी जो डाउडी कॉन्टिनेंट को चौंका देगा। उसे पता था अब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, इसलिए वो काफी खुश होता है अपनी नई बिगिनिंग को लेकर। और पूरे रास्ते हंसते गाते वो लोग जोयान के नए यार्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। साथ ही बारिश की बूंदें भी गिर रही होती हैं और ये जोयान की टीम को देखकर काफी खुश होती हैं। तो चलो इसी के साथ अब ये एपिसोड यही पे एंड करते हैं और मैं मिलूंगा